नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होटल अशोका दिल्ली में हुई, जिसमें ये कहा गया कि बहुत सारे किंतु परंतु और मतभेदों के बाद सीटों के जो बंटवारे का फार्मूला क्रैक कर लिया गया है, ऐसी खबर, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण बात हुई कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इस देश के सबसे बड़े दलित चेहरे के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस ममता के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और बहुत सारे लोगों ने भी इस पर अपनी सहमति जताई। हालांकि खड़गे ने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया कि वो कतई नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री पद का वो चेहरा चुनाव से पहले बने। और बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें खड़गे ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि चुनाव जीतने के बाद जब हम सब एक साथ बैठेंगे तो पीएम भी तय हो जाएगा। लेकिन खड़गे का चेहरा आगे करना एक बड़ा संकेत और संदेश माना जा रहा है। इससे पहले सुबह से ही आज गहमा गहमी थी। पटना में नीतीश कुमार के समर्थकों और उनके विधायकों ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए पटना में पोस्टरबाजी भी की। और सामना अखबार है, शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें उद्धव ठाकरे को संयोजक बनाने की, इंडिया के संयोजक बनाने को लेकर भी एक तरीके से पैरोकारी की गई। इन सबके बीच जो बैठक हुई तो उसमें 28 दलों के नेताओं ने बैठक में शिरकत की। बैठक में बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि क्या 2024 में मोदी वर्सेस खड़गे होगा क्या? ये बड़ा सवाल आज उठा और इसको लेकर आज तमाम चर्चाएं भी हुई। इंडिया वाले गठबंधन ने तय किया कि 22 दिसंबर को पूरे देश में एक साथ सारे इंडिया वाले गठबंधन के दल हैं वो विरोध प्रदर्शन करेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ। और जो 141 सांसद राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के सस्पेंड कर दिए गए हैं पूरे सत्र के लिए, इसके विरोध में ये आंदोलन 22 दिसंबर को इंडिया वाला गठबंधन करेगा। बहुत सारी रैलियां भी प्लान की गई, साझा रैलियां की गई, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है। अभी बाकी है जो अगस्त से पहले वाली ऊर्जा। अगस्त में आखिरी बैठक हुई थी इंडिया वाले गठबंधन की बंबई में, उसके बाद से अब ये बैठक दिसंबर में 19 दिसंबर को हो पाई है। इसको लेकर तमाम सहयोगी दल टिप्पणियां कर रहे हैं और कांग्रेस को बहुत लेट कर देने के लिए गुनहगार ठहरा रहे हैं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते काफी देर हो गई, एक साल बीत गया, एक साल का समय बर्बाद हो गया। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल इस बैठक के बाद किया गया। एक तरफ विपक्षी गठबंधन ने इंडिया की बैठक करके एक एकजुटता दिखाने की कोशिश की, एका दिखाने की कोशिश की और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर और अन्य जो मसले हैं, देश के ज्वलंत मसले हैं, उन पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। तो दूसरी तरफ लगातार संसद में हंगामा करने के आरोप में, कार्रवाई न चलने देने के आरोप में राज्यसभा और लोकसभा से सांसदों का ताबड़तोड़ निलंबन हुआ। भारत के इतिहास में कहा जा रहा है कि इतने सारे सांसद कभी निलंबित नहीं हुए। विपक्ष कह रहा है कि ये विपक्ष मुक्त संसद चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अगर संसद के अंदर देखें और संसद के बाहर देखें तो विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक दो हाथ करने को तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यही, एक बार फिर यही सवाल उठेगा कि मोदी के सामने कौन? तो क्या 2024 में मोदी के सामने दलित नेता खड़गे होंगे क्या? बड़ा सवाल।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक के बाद सभी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया था और इस बैठक के बाद खड़गे ने जो बातें कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। वो उन्होंने कहा कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर दी है। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया हो और एक तरीके से जो सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से कुछ भी करने को तैयार है नहीं। वो चाहती ही नहीं लोकतंत्र से सब कुछ चले, संसद तो कतई नहीं चलाना चाहती, लेकिन हम सब मिलकर ऐसा करने वाले हैं। इंडिया वाले गठबंधन में बहुत सारे वो हैं और बैठक के प्रमुख एजेंडे, जो बैठक में जो प्रमुख एजेंडा था वो जरा दिखा दिया जाए। ग्राफिक के माध्यम से हमने वो तैयार कराया कि बैठक का क्या क्या एजेंडा था। तो इस बैठक से पहले वो एजेंडा आपकी बैठक जो संसद सत्र के दरमियान ही ये बैठक हुई है इंडिया वाले गठबंधन की दिल्ली में, उसका ये एजेंडा है। अब अभी जो जितना एजेंडा था उसमें बहुत सारी बातें नामकरण को लेकर जो बातें थी वो हो गया। अहम राज्यों में सीट का बंटवारा का मसला था, लोकसभा 2024 की रणनीति, वो सारी चीज़ें गठबंधन का ही जो एजेंडा है वो एक साथ सब लेकर चलेंगे। राज्यों के नतीजों की समीक्षा भी की गई और सबसे अहम बात है कि ईवीएम को लेकर भी बैठक में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। 2024 के लिए साझा कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई है। बैठक में ये सब बातें हुई हैं और ईवीएम को लेकर, अहम पदों पर नेताओं के चुनाव को लेकर, संयोजक को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन अभी कोई संयोजक जैसा पद आज कम से कम सामने नहीं आ पाया है। हाँ, एक खबर जरूर आई सूत्रों के हवाले से और बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं, हम चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री तय करेंगे, लेकिन अंदर की बात ये निकल कर आई कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में गठबंधन की तरफ से आगे किया और केजरीवाल ने इस पर मोहर लगाई, दिल्ली के सीएम। तो कुल मिलाकर अगर क्या ऐसा होने जा रहा है क्या कि मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस नरेंद्र मोदी होने जा रहा है क्या, इस जो विपक्ष की रणनीति नजर आ रही है। एक राहुल गांधी को लेकर भी लालू प्रसाद यादव और शरद यादव चाहते हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका में रहें, चेहरे के रूप में रहें, लेकिन इन दो नेताओं के अलावा सारे लोग राहुल गांधी के लिए सहमत नजर नहीं आया। ऐसी खबरें आई, ऐसी अंदर से खबरें निकल कर आई और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे देश में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि पूरे देश में 8 से 10 रैलियां करेंगे। सीट शेयरिंग जल्दी ही हम लोग कर लेंगे, जो सारे मुद्दे हैं उनको हल कर लेंगे और अब हम दो हाथ करेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार से। वो कह रहे हैं अलोकतांत्रिक सरकार है, ये लोकतांत्रिक तरीके से चलती नहीं है और ना ही ये कोई काम करने देती है। इनके मुताबिक विपक्ष की कोई वजूद ही नहीं, सब कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। अब सांसदों को निलंबित करने का मसला बहुत तूल पकड़ गया। जो निलंबित सांसद थे, बड़ी थोक के भाव सांसद हैं, हो सकता बुरा न मान जाए, कहीं बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हुआ राज्यसभा और लोकसभा में। और निलंबन क्यों हुआ? क्योंकि वो जो संसद में लोग कूद गए थे, जिन्होंने गैर कानूनी गतिविधि करते हुए संसद में कूद लगा दी थी, उन मसलों को लेकर विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री जी बयान दो। 5-6 दिन हो गए, 13 तारीख की ये घटना है जिस दिन संसद पर हमले की बरसी थी और ये घटना हुई है। स्मोक बम फोड़ा गया संसद के अंदर, 2 लोग कूद गए, 2 लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं संसद पर। इसे एक तरीके से हमले जैसा ही करार दिया गया। तो अब बताया जाए देश को कि ये कौन लोग थे, क्या इनकी शख्सियत है, कौन लोग इनके पीछे हैं, किस आतंकवादी संगठन से हैं, क्या कार्रवाई हुई, आगे ऐसा ना हो, ऐसा क्या सरकार कर रही है। तो अभी तक गृह मंत्री का बयान इस पर आया नहीं है और इसीलिए सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं और गृह मंत्री के बयान की बात कर रहे हैं। जो भी सांसद इस बात को लेकर हंगामा बवाल करते हैं उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया जाता है, बड़ी संख्या में पूरे सत्र के लिए। तो सरकार के जो विपक्ष है वो कह रहा है कि सरकार के इशारे पर ऐसा हो रहा है और सरकार अगर सदन नहीं चलाना चाहती तो सदन का मतलब क्या है? देश के करोड़ों लोगों का विश्वास खो गया है। अब लोकसभा और राज्यसभा में जो स्थितियां हैं उसको लेकर आप देख सकते हैं कि विपक्ष के सांसद ही बहुत कम है। विपक्ष के अब तक
कुल 141 सांसद निलंबित हो चुके हैं। विपक्ष की सांसदों की संख्या बहुत नहीं है, सर्वाधिक 303 सांसद बीजेपी के हैं, एनडीए उसको मिलाकर ठीक ठाक संख्या है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति, ये परिस्थिति निकलकर सामने आई है। अब अगर देखें तो वास्तव में क्या विपक्ष जिस तरीके से संसद के अंदर विपक्ष जो ताकत है, वो ताकत क्या विपक्ष बाहर भी इंडिया वाले गठबंधन के जरिए धरना प्रदर्शन रैलियां करके एक बार फिर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। और राहुल गांधी और तमाम सांसद आपको नजर आ रहे हैं, वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो बापू की शरण में सब नजर आ रहे हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा जो संसद के परिसर में है, उसके नीचे सारे सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। और संसद के द्वार पर प्रदर्शन के दौरान एक अजीब घटनाक्रम हुआ। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति धनखड़, जगदीप धनखड़ की एक मिमिक्री कर दी। वो चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन भी हैं राज्यसभा के, और संवैधानिक पद पर बैठे हैं। और इस मिमिक्री के दौरान राहुल गांधी कल्याण बनर्जी का वीडियो बनाते नजर आए। ये तस्वीर बेहद शर्मनाक कही गई, इसको शर्मनाक करार दिया गया। बीजेपी ने कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि आप चेयरपर्सन का सम्मान नहीं कर सकते, और राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, उन्हें तो कल्याण बनर्जी को रोकना चाहिए था। इसको लेकर आज बहसा बहसी बवंडर मचा रहा पूरे दिन। और जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं इस देश के और राज्यसभा के सभापति हैं, वो भी काफी तमतमाए हुए थे, काफी गुस्से में नजर आए वो भी आज, और उन्होंने अपना गुस्सा, अपना क्षोभ जाहिर किया। लेकिन निश्चित तौर पर यह घटना निंदनीय है। एक चेयरपर्सन की मिमिक्री निंदा एक सांसद कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि स्कूली बच्चे हैं और हेडमास्टर की मिमिक्री कर रहे हैं पीठ पीछे। ये तो बहुत इस देश के चुने हुए सांसद हैं, और इनका एक एक कृत्य इस देश के लोगों पर उसका असर पड़ता है। अब कुछ बयानात सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़गे ने की, उसको सुनिए। और जब बैठक खत्म हुई तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, और इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर लालू यादव ने क्या कहा था, ये तीनों बयान बैक टू बैक आप सुनिए। सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ, और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। सारे देश का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने हैं। यूपी में गठबंधन 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी।
यही है, ये गुजारिश है आपको, इतना ना बोल रही हो जाए, आएंगे तो आओ। उम्मीद है उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिल आप तक नीचे करो, आप इनको हटाएंगे। तीनों नेताओं को आपने सुना। ये बैठक से पहले का लालू यादव का बयान था, कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को परास्त करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ, यूपी हरा दोगे भाजपा हट जाएगी। और वो कह रहे हैं गठबंधन जीतेगा। अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ इस बात को कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी पते की बात कही, वो कहे पहले एमपी बढ़ा लो फिर पीएम की बात करेंगे। बात बहुत पते की कही है उन्होंने। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। इस देश के जाने माने राजनीतिक पत्रकार, वरिष्ठ संपादक आलोक भदौरिया जी दिल्ली से जुड़े हैं। भदौरिया जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अवधेश भार्गव जी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। भार्गव जी आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। गोविंद वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं और वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। बहुत स्वागत वर्मा जी, बहुत आभार आपका। और दो राजनीतिक मेहमान, अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ी हैं लखनऊ से। अनीता जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और रोहन सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मंथन की शुरुआत मैं चाहता हूं कि अनीता जी से करूं। अनीता जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं। दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो जिस तरीके से सांसदों का निलंबन और उन्हें संसद से बाहर निकाला जा रहा, सस्पेंड करके पूरे सत्र के लिए, उसको लेकर आज इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें चर्चा हुई है और वो 22 तारीख को पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सदन के अंदर और सदन के बाहर बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते ये इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उनसे बड़ा नेता इस देश और दुनिया में है ही नहीं और उन्हीं की पार्टी, बाकी कोई है ही नहीं। विपक्ष का वो सम्मान नहीं करते। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दरमियान ये कहा कि नहीं, ये विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है, उसका आचरण शोभनीय नहीं है। ये बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने संसदीय बोर्ड में भी कही हैं। संसदीय बैठक में, संसदीय बोर्ड की बैठक थी बीजेपी की, तो बहुत सारी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं। लेकिन एक साथ अगर बयान की मांग विपक्ष कर रहा है और लगातार भारत के इतिहास में आज तक इतने सांसद कभी निलंबित हुए नहीं, तो ये क्या मानती हैं आप, क्या लोकतंत्र को खतरा है? जैसे विपक्ष कह रहा है भैया लोकतंत्र खत्म हो गया, संसदीय लोकतंत्र नहीं बचा। देखिए दुगेन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र की को खतरा नहीं है और इन सांसदों को ये सोचना चाहिए, जब पहले कहा गया था कि जब लोकसभा चलेगी तो कोई पट्टियां वट्टियां लेकर नहीं आएगा, कोई दिखाएगा नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो सुरक्षा को लेकर पट्टियां दिखानी शुरू कर दी, दुनिया भर में ड्रामा शुरू कर दिया। अभी आपके ही चैनल में दिखाया जा रहा था कैसे उनकी नोटंकी चल रही है और कैसे राहुल जी वीडियो बना रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि एक माननीय सांसद जो है, जनता द्वारा चुने हुए नेता हैं, वो इस तरह की हरकत करे या इस तरह का करे, तो ये संसद लोकसभा एक मंदिर है जिसको सारे लोग देखते हैं, देश और विदेश सब लोग देखते हैं। उसकी एक हंसी उड़ाना, अपने देश का मजाक बनाना, अपने ही लोगों की हंसी, क्या अच्छी बात। अगर आपको चर्चा करनी है सार्वजनिक अच्छी चर्चा कीजिए, एक बार वो बोले एक बार आप बोले। जैसे हम और आप बैठे, आपने हमसे प्रश्न किया, हमने आपको जवाब दिया, आप कांग्रेस से पूछेंगे कांग्रेस जवाब। इस तरह से पक्ष विपक्ष चले, कैडे से चले, सुने आप हमारी सुने, हम आपको सुनाए। उसका यह मतलब तो नहीं कि आप इतना हंगामा खड़ा कर दो कि सुने। और जहां तक निलंबन की बात है, निलंबित किया गया, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। आपको शायद याद होगा 1989 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जब उनके ठक्कर जी की सिमसी का वो आया था, उसमें भी 63 सांसद को निलंबित किया गया था। ये आपकी बात पहले 89 एक हफ्ते के लिए किया गया था, यहाँ पूरे सत्र के लिए निलंबित हुए हैं। देखिए हमने क्या कहा, आप सजा उस समय के और इस समय में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय के भी सांसद बड़े मर्यादा में होते थे तब ये, और आज मर्यादा आपने देखी कितनी भंग कर दी है। कैसे वहां लोग बोल रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, ये कोई शोभनीय चीजें हैं? आप मजाक बना रहे हैं। आप अपने लोगों, आप प्रधानमंत्री का, लोकसभा के अध्यक्ष का, आपके उपराष्ट्रपति का मजाक बनाएंगे और फिर आप चाहेंगे कि कोई एक्शन भी ना हो? क्यों ना हो?
क्यों ना हो, ये बताइए ना, क्यों ना किया जाए? अगर आप कोई गलत अनुशासनहीनता करेंगे, आप ये सब करेंगे, उसके बाद भी आपको कहते एक्शन भी नहीं होना चाहिए, नंबर भी नहीं होना चाहिए, कुछ क्यों नहीं होना चाहिए? अरे आप लोकतंत्र है, जनता की अदालत में है, आप चुनाव है, अब जनता की अदालत में जाएगी, जनता अपने आप आपको बताएगी कि क्या सही है क्या गलत। क्या जनता बेवकूफ है? जनता समझती नहीं है, जनता बहुत समझदार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हुआ है संसद में, तो उसके लिए समिति बिठा दी गई है, जांच कमेटी बिठा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा हो गया है, वहां पे पीएल दाखिल हो गई है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी हंगामे पे हंगामा। आप चर्चा, सार्वजनिक चर्चा आज तक आप करना ही नहीं चाहते हो। और जब पहले ही मैं लोकसभा में, जब ये नई लोकसभा में आए थे, ये कह दिया गया था कोई भी इस तरह की पट्टियां लेकर नहीं आएगा, कोई इस तरह का प्रदर्शन नहीं करेगी, सब पहले तय हो गया था। उसके बाद भी आप मर्यादा तोड़ती है, मर्यादाएं भंग करती है, अनुशासनहीनता करते हैं, उसके बाद कहते हैं कोई एक्शन ना लिया जाए। कैसे पॉसिबल है? ठीक है अनीता जी मैं इसका जवाब ले लेता हूं। रोहन सिंह कांग्रेस के नेता है। रोहन सिंह, अनीता जी कह रही कि भाई शोभनीय हरकत नहीं है ये, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री आप करेंगे, किसी का सम्मान नहीं करेंगे, मेज पर चढ़ जाएंगे, वेल में आ जाएंगे, आसन में जाके हंगामा करेंगे, तो निलंबित कौन होगा? बीजेपी के लोग निलंबित होंगे क्या? तब तो विपक्ष के लोग निलंबित होंगे। योगेंद्र भैया, चक्कर क्या है? पूरी बात यह है ना कि एक हेडमास्टर है और है मॉनिटर, और हम सब लोग हैं बच्चे। हम सब लोगों को सिखाया जा रहा है एक खास तरीके से रहने के लिए, एक खास तरीके से बिहेव करने के लिए। जैसे बंदरों को सुई लगा कांटे गड़ाए जाते हैं अगर वो एक खास तरह का कर्तव्य नहीं करते हैं सर्कस से पहले, तो हम सारे लोगों को एक खास तरह से रहने की आदत डलवाई जा रही है। बोलने में डरेंगे लोग, व्यवहार करने में, किसी के साथ खड़े होने में, किसी की चुनावी मदद करने में। अब क्या बात, अब 92 सांसद निलंबित हो गए और धनखड़ जी के वो क्या कहते हैं किसी की मिमिक्री करने पे, क्या बात है? ये ऐसा कभी आज तक हुआ है कि 2 सांसद निष्कासित हो गए, निकाल दिए गए सदन से एक खास आदमी के खिलाफ बोलने की वजह से? 92 सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है। पूरे 141 सांसद दोनों सदनों के निलंबित हुए हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। और ये भारत के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई अनुशासन के नाम पर हुई नहीं आज तक, रोहन सिंह। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता कुछ ज्यादा ही हो गई है। 63 सांसद निलंबित हो चुके हैं 1989 में, पहली बार नहीं हुआ है इतिहास में जो आप लोग कह रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। अनीता जी भारत के इतिहास में हम इसलिए कह रहे हैं कि 141 नहीं हुए आज तक, और पूरे सत्र के लिए नहीं हुए। ये बहुत, जब कोई नंबर रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता है ना, तो वही रिकॉर्ड याद रखा जाता है, फिर पुराना रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। ये रिकॉर्ड है, मेरी बात समझिए। मैं इस पर नहीं जाता, मेरा ये विषय नहीं है कि अनुशासनहीनता है, तो सदन के जो अध्यक्ष जी हैं, चेयरमैन हैं, वही तय करेंगे कि अनुशासनहीनता का लेवल क्या है और क्यों किया गया। हम सब ने देखा सदन में खड़े होकर एक भाषण दिया गया एक खास वर्ग के आदमी को, दानिश अली को सिर्फ खास धर्म संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण ऐसे शब्द बोले गए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। व्हाट्सएप पर और दूसरे जो माध्यमों से एक खास तरह के प्रचार सामग्री लोगों के दिमाग में भरी जा रही है, अब वो मेन स्ट्रीम हो गई है। कई बार इसीलिए दूसरे तरह के न्यूज चैनल के एंकर हुए, कई बार नेता होते हैं, वो सदन में भी बोल रहे हैं। ये नॉर्मल बनाया जा रहा है, एक खास तरह के व्यवहार को का सामान्यकरण किया जा रहा है। भारत में जब से गणतंत्र की स्थापना हुई, नेता चुनाव होने लगे, जैसे जमहूरियत आई, ऐसा समय 75-77 ठीक है। मैं लौटूंगा रोहन सिंह, बहुत ज्यादा मैं पीछे इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं वर्तमान में रहना चाहता हूं। मैं नेहरू पे कतई चर्चा नहीं चाहता। मैं आज जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है उस पर चर्चा होनी है, और जो जिस तरीके से सांसदों का निलंबन हुआ है उसको लेकर हम आज 2 विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आलोक भदौरिया जी को चर्चा में शामिल करते हैं। भदौरिया जी, इतनी बड़ी तादाद में सांसद निलंबित हुए, आज इंडिया वाली गठबंधन की बैठक में चर्चा की, और 22 तारीख को पूरे देश में एक आंदोलन गठबंधन करने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जिंदा नहीं है, बीजेपी जिंदा नहीं रखना चाहती। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप कोई अनुशासनहीनता करते हैं फिर उसको लोकतंत्र की आड़ कैसे ले सकते हैं? आलोक जी, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार होता है, और अगर संसद के अंदर या बाहर अगर ज्यादातर विपक्षी तो सरकार की नीतियों का विरोध करेगा, सत्ता पक्ष तो कभी विरोध नहीं करता।
अगर महत्वपूर्ण बिल पास करना होता है तो जो ट्रेजरी बेंच होती है वहां से वो व्हिप जारी हो जाता है। तो व्हिप जारी हो जाता है तो बेचारे सारे के सारे एक ही लाइन में, जैसे एक कहते हैं ना, एक ही लाइन में सब चलते रहते हैं ना, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, एक वो मत करिए, मत सब उसी करिए, लाइन, जाने भी दीजिए, नहीं कहूंगा। जाने भी हाँ, दीजिए। तो व्हिप जारी होने के बाद सब उसी तरीके से चलते हैं, तो विरोध कौन करेगा? विरोध तो विपक्ष करेगा, तो विपक्ष का तो ये अधिकार है। अब जहां तक ये बात है कि अब संसदीय मर्यादा और परंपराएं, संविधान, इन सब की अगर बातें करेंगे तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए और कि जब भी अगर संसद अगर चल रही है तो उससे जुड़ा हुआ या देश का कोई भी ऐसा नीतिगत फैसला, कोई भी ऐसी बड़ी बात, किसी भी घटना से संबंधित कभी भी सदन के बाहर नहीं कही जाती है। आपके प्रधानमंत्री संसद के बाहर बोल रहे हैं, ये बयान संसद के अंदर दिया जाना चाहिए कि सुरक्षा चूक बहुत गंभीर मामला है। आपके गृह मंत्री किसी चैनल के प्रोग्राम में बोलते हैं कि बड़ा गंभीर मामला है। अगर गंभीर मामला है तो यही बात आपको संसद के अंदर बोलने से क्या दिक्कत है? अगर संसदीय कार्रवाई के इतिहास में ये हमेशा के लिए लिखा जाएगा वो तारीख, उस तारीख में हमारे 2 लोग संसद के अंदर घुसे थे और वो कूदे थे। आप उसको सदन के जो इतिहास होता है, संसदीय इतिहास, आप उससे बाहर नहीं कर सकते। आपने राहुल गांधी के भाषण को तो एक्सपंज कर दिया, कार्रवाई से बाहर निकाल दिया, लेकिन जब भी संसदीय इतिहास लिखा जाएगा तो ये तारीख जरूर आएगी जिस दिन आएगा कि 2 लोग वहां पर आए थे। इसका मतलब क्या? कहने का आशय ये है कि अगर आप बाहर बयान क्यों दे रहे हैं जब संसद चल रही है, और अगर गंभीर मामला है तो ये गंभीर मामला संसद के अंदर मानने में क्या दिक्कत है? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा दूसरा है। मुद्दा ये है कि विपक्ष की जरूरत किसको है? ये इस संसद की जब स्थापना हुई तो आपको याद करिए कि एक वो राजा के जमाने का, चोल साम्राज्य का एक पेंगोल स्थापित किया गया था। और आपको मालूम होगा कि राजाओं के यहाँ कितना लोकतंत्र होता था, कितने मंत्री बोला करते थे, वो राजाओं की बात काटा करते थे, राजाओं से बहस किया करते थे। आपको कोई इतिहास मालूम है इसका? मुझे तो नहीं मालूम, ना मैंने पढ़ा है। ये कहा गया था लोक जी कि चोल वंश के राजा बड़े लोकतांत्रिक थे, उस वक्त ये बताया गया था। बताया गया था, लेकिन नहीं, मैं इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं हूं। क्या आपने कोई ऐसा दृष्टांत पढ़ा है कि उसने इससे इस नीति के खिलाफ में इतना विरोध जताया था? किसी मंत्री ने नहीं पढ़ा था, किसी वजीर ने पढ़ा है? आपने इतिहास में नहीं पढ़ा। जनश्रुति आप कुछ भी हो सकती है, लेकिन नहीं सुना, पहली बात। अब इसको मैं 2-3 तरीके से देखना चाहूंगा। आप मेरे को कितना सा ओपनिंग कमेंट इसी में खत्म करूं या थोड़ा सा और आगे चलूं? नहीं आलोक जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, फिर मैं दूसरे राउंड में आपके पास आता हूं। मुझे लगता है आप अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा। एक ब्रेक बहुत जरूरी हो गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करेंगे अवधेश भार्गव का, वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी। अवधेश जी, आपके पास आ रहा हूं। अगर इसको जिस तरीके से बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये तो लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र नष्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, गला घोट रहे हैं, इस तरीके से सांसदों का निलंबन हुआ है, और इसको लेकर आज जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, इसमें बहुत विस्तार से चर्चा हुई, आंदोलन की रणनीति बनी। एक ताज़ा आंदोलन भी 22 तारीख को पूरे देश में विपक्ष सड़क से संसद तक सरकार के खिलाफ 2-2 हाथ सरकार से करने को तैयार है। आप किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं, इस कार्रवाई को? इतने सारे 141 सांसद दोनों सदनों के भारत के इतिहास में कभी निलंबित नहीं हुए। पहले 89 में राजीव गांधी की सरकार उस वक्त थी, करीब 69 सांसद उस वक्त जो आंकड़ा है वो निलंबित हुए थे एक सत्र के लिए, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। अवधेश जी, देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है। संसद होता ही है चर्चा के लिए, सदन में चर्चा हर मामले में होना चाहिए। और अगर विपक्ष ये मांग कर रहा था कि इस मामले में प्रधानमंत्री बयान दें या गृह मंत्री बयान दें,
आप जब बाहर बयान देते फिर रहे हैं, बाहर आप वक्तव्य जारी करते फिर रहे हैं कि बहुत ही गंभीर मामला है, सुरक्षा में चूक गंभीर मामला है, तो आपको सदन में जवाब देने में क्या जा रहा है? भाई सदन में चर्चा होगी तभी तो कोई निष्कर्ष निकलेगा कि कहाँ चूक हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई। रहा ये कि जब पहले दिन निलंबन कर दिया, उसके बाद सभापति ने सभी सांसदों से बात की, उसके बाद भी अगर गतिरोध जारी है तब तो फिर मंशा ठीक नहीं है। फिर मंशा ये दर्शाती है कि आपको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, आपको लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं करना है, संसद में सुरक्षा के मामले को लेकर के नहीं करना है, या किसी ऐसे मामले को लेकर के चर्चा नहीं करना है जिससे कि लोकतंत्र का लाभ हो रहा हो। रहा ये 22 तारीख से जो इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, ठीक है, विपक्ष का अधिकार है, आंदोलन करे, जो चीज जनता को नहीं मालूम है वो बताए, जो सदन में वो नहीं कह पा रहे हैं वो जनता के बीच में ले जाएं। शायद विपक्ष को ऐसा लगता है कि जैसा कि आज उनके गठबंधन में तय हुआ, खरगे का बयान आया कि मोदी जी सोचते हैं कि देश में कोई और सरकार चलाने वाला है ही नहीं उनके अलावा, तो ये भी एक गंभीर आरोप है। इसमें भी सत्ता पक्ष को सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से उन पर ऐसे तानाशाही के आरोप लग रहे हैं, या उन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं जिससे कि जनता को ये समझ में आए कि बीजेपी सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहती है इनके इन प्रकार। जनता के बीच में अगर विपक्ष जाता है, जनता को कुछ सकारात्मक मुद्दे आप बताएं, जो सरकार की कमियां रही हैं आप उनकी तरफ ले जाएं, तब तो समझ में आता है। आप सिर्फ इसलिए कि इतने सांसदों का निलंबन हो गया, ऐसी उस वजह को तलाशना पड़ेगा कि 89 से आज लगभग 102 सांसद निलंबित हो चुके हैं, वो संख्या इतनी पहुंच चुकी है। तो क्या इतना गंभीर मामला था कि इतने सांसदों को एक साथ निलंबित करना पड़ता? सभापति चाहते तो सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर सकते थे, सदन को दिन भर के लिए सस्पेंड कर सकते थे, विपक्ष को बैठा करके चर्चा कर सकते थे, सर्वदलीय सांसदों को बैठा करके चर्चा कर सकते थे, उससे कोई कंक्लूजन निकलता, उससे कोई नतीजा निकलता। और इस तरीके से आप अगर बहुमत में हैं, आपका एनडीए गठबंधन बहुमत में है, तो विपक्ष अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको दबाना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि वो जनता की आवाज होती है। ठीक बात है। मैं गोविंद वर्मा जी को चर्चा में शामिल करता हूं। गोविंद वर्मा जी, अवधेश भार्गव जी ने कहा कि भाई एक तो जो बयान अगर आप बाहर दे सकते हैं सदन में भी दे सकते हैं, फिर क्या इतना गंभीर मसला है कि इतने बड़ी संख्या में सांसदों को एक साथ उनको बाहर ही कर दिया जाए? बातचीत होनी चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए, उनके नेताओं से बात होनी चाहिए। दूसरा जो बड़ा इस चर्चा के दौरान बड़ा एक अहम मसला ये भी निकल कर आया, जैसे खड़गे का जो आरोप जिसकी तरफ भार्गव जी ने इंगित किया, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और उनका दल ये परसेप्शन बनाना चाहता है पूरे देश में कि उनके सिवा कोई सत्ता चला ही नहीं सकता, और ये जो विपक्ष है ये भ्रष्टाचारी है, घमंडिया है, सब कुछ है, वो देश के सबसे बड़े नेता वही हैं भी, और एक परसेप्शन भी और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्ष क्या बहुत बेबस नजर आ रहा है क्या आपको? विपक्ष बेबस नजर नहीं आ रहा है, विपक्ष डरा हुआ है, और किसी भी सांसद का निलंबन हम ये समझते हैं उस सांसद की हत्या के बराबर है। और एक है, हमने अपने धर्म में भी पढ़ा राजनीतिक हत्या या उसके वो कह सकते हैं जी। किसी भी व्यक्ति को अहंकार इतना बढ़ जाता है कि समाज से भी सर्वोच्च ऊपर, ईश्वर से सर्वोच्च ऊपर अपने आप को समझने लगता है, तो निश्चित समझ लीजिए वो जमीन के नीचे अब गहराई में जाना चाहता है। ये जो निलंबन हुआ, आप 141 कह रहे हैं, अभी खड़गे जी ने कहा था कि 151 का निलंबन हुआ है। हाँ, अभी उन्होंने 51 कोट किया है, ये बात सही है आपकी, बिल्कुल 51 ही कोट किया है। 1/3 सांसद सब बाहर रहे। छोटी सी बात थी, एक गृह मंत्री को वहां बयान दे देना चाहिए था, और प्रधानमंत्री जी को चर्चा करा देनी चाहिए संसद में। अभी हमारी
अनीता जी जो जुड़ी हुई हैं भाजपा से, कह रही थी कि देश और विदेश में इसका बहुत बड़ा जो है खराब असर हो रहा है। माननीय से मैं पूछना चाहता हूं कि 151 जो सांसद निलंबित हुए, क्या इसमें देश और विदेश में आपका अपमान नहीं हुआ? क्या प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है? क्या भारत देश का अपमान नहीं इसमें? इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। पट्टियां, 1 मिनट बीच में इंटरप्ट ना करना, बीच में बोलना नहीं। अनीता जी, मैं ही बोला था, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, दूसरी चीज जो है, नहीं वो नहीं बोलेंगे, उन अपनी बारी में बोलेंगे, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं उनको मौका दूंगा जी। कोई बड़ी बात नहीं है दुर्गेन जी, पट्टियां हमेशा दिखाई जाती हैं जब संसद चलती है, हमेशा जो है हंगामा होता है, लेकिन पूरे सत्र के लिए निकाल देना, आप 2 दिन के लिए निलंबित कर देते, 1 दिन के लिए निलंबित कर देते, यहां तक तो मान्यता थी। लेकिन ये जो है पूरे जो है, अच्छा गोविंद जी, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, फर्ज कर लीजिए कि ठीक है, विपक्ष के सांसद जो कह रहे हैं कि उनकी उतनी गलती नहीं थी, दंड उनको ज्यादा मिल गया, लेकिन क्या उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, वीडियो बनाना, क्या ये संसदीय का आचरण है? क्या ये ऐसा आचरण करना चाहिए क्या सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को? हरकतें जो बड़े ओछापन है, ये तो बालकों जैसी ओछापन की हरकत कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि स्कूल में हेडमास्टर ने डांटा और बाहर आप जाके चाय की दुकान पे या लैया पट्टी की दुकान पे जाके आप हेडमास्टर की मिमिक्री कर रहे हैं आप। ये कहाँ का, ये कौन सा संसदीय आचरण है? कठोर निंदा करता हूं। साथ साथ ये भी हम कहना चाहते हैं कि सभी पार्टियां ये आचरण इसलिए हो रहे हैं, और एक समझने वाली बात है कि सब पूंजीपत के लड़के आ जाते हैं सांसद की टिकट लेकर के, या वो पूंजीपत होते हैं। अभी हम देख रहे हैं पूरे देश में कि जहां जहां ढूंढा जा रहा सांसद कौन लड़ सकता, पूंजीपत कौन है, अरबपति कौन है, खरबपति कौन है। जो जमीनी नेता है जिसने 40 साल या 50 साल से राजनीति की है, समाज सेवा की है, उनको टिकट कभी नहीं दी जाती। पूरे देश की हर पार्टी की ये स्थिति हो गई है। बीजेपी तो बड़े साधनहीन लोगों को बनाती है। गोविंद जी, क्या बात कर रहे हैं आप? बड़े साधनहीन लोगों को बनाती हो, ऐसा कैसे आरोप लगा सकते हैं आप? निश्चित तौर पर ये उद्दंडता करेंगे, लेकिन ये मामला कोई गंभीर विषय नहीं था। इसको माननीय हमारे जो है प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को बहुत छोटे से रूप में उसको सॉल्व कर देना चाहिए। ठीक है, मैं अनीता जी से इसका एक जवाब ले लेता हूँ। अनीता जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। हम ये कहना चाह रहे थे, देखिए ऐसा नहीं कि चर्चा हुई थी तो इन लोग के सुझाव भी मांगे थे, और इन लोग के सुझाव और उपाय जो है वो लागू भी किए गए हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष से सुझाव उपाय मांगे गए थे कि क्या कर रहा है, क्या चाहते हैं, कैसे हम लोग इसको सुरक्षा कर सके, संसद सुरक्षा कैसे जो चूक हुई है उसके लिए उनसे उपाय। और लेकिन ये लोग हंगामा, ठीक थे, वहां पे प्रश्न उत्तर नहीं करके केवल हंगामा करना चाहते। उस हंगामे का नतीजा है, क्योंकि आपने देखिए जब लोकसभा चली है, क्योंकि इनके पास मुद्दे तो कुछ होते नहीं है, और अपने को दिखाने के लिए कोई ऐसा मुद्दा इनके पास नहीं होता। कोई भी एक छोटा सा कोई मिल जाता है, उसमें हंगामा करना इनका मकसद होता है कि हंगामा करो, जनता को दिखाओ। अरे जनता जो है समझदार है, बेवकूफ नहीं। आप खुद सोचिए, जब आपके सुझाव मांगे गए हैं, आपके वो सुझाव उपाय लागू भी कर दिए गए, तो क्या सबसे अच्छा जवाब नहीं सकते? ठीक है अनीता जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन रोहन सिंह से लेता हूँ। रोहन सिंह, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, फिर चूंकि विषय ये निलंबन के साथ साथ में एक दूसरा विषय भी है कि एक तरीके से विपक्ष ने परोक्ष रूप से खड़गे का चेहरा आगे कर दिया है मोदी के सामने। अनीता जी मैं आऊंगा लौट के अगले चरण में। रोहन सिंह एक रिएक्शन वो कह रही हैं, अनीता जी को आपने सुना, वो कह रही हैं कि भाई आप लोग केवल हंगामा करना ही मकसद है आपका क्या? अनुशासन, आप घर में भी अनुशासन नहीं है तो परिवार में उसके खामियां भुगतनी पड़ती है। अनुशासन सबसे बड़ी चीज, ठीक है, हमारे अनुशासन सिखाया जाता है, अनुशासन सीखना चाहिए। ये अनुशासनहीनता नहीं चलेगी कि जहाँ चाहे वहाँ मजाक बनाना शुरू कर दीजिए, चाहे तख्तियां नारे देने शुरू कर दीजिए, संसद में माइक फेंकना शुरू कर दीजिए, सब तरीके अच्छे नहीं है। ठीक है, लोकसभा के मंदिर को भंग करने को, लेकिन ये तो ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। अनीता जी आप रुकिए, मैं जवाब ले लेता हूँ। रोहन सिंह जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भाई अनुशासनहीनता तो सब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और आप लोग हर बार एक सत्र में पकड़ लेते हैं और उस मुद्दे को बस घुमाते रहते हैं और सत्र निपटा देते हैं। आपका मकसद ही नहीं जनता की समस्याओं पर चर्चा करना। दुर्गेन भैया,
बात ये है कि ये हर बार से ऐसा होता है कि हर एक सत्र की कहानी है, ये सत्र इस वजह से धुल गया। राफेल का मुद्दा उठा, राफेल में धुल गया। पेगासस का मुद्दा, पेगासस में धुल गया। एनआरसी का मुद्दा उठा, एनआरसी में धुल गया। अरे सड़क पे लड़ने नहीं देते हैं। नीतीश कुमार बनारस में मांग रहे थे अनुमति, तो अनुमति तक तो दिया नहीं गया। नेता निकलते हैं, मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। लोगों जो साथ देता उसके घर गिरा दिए जाते हैं। और जब जो चुन के गया, जिसको सुरक्षा मिली है कानूनी तौर पे कि हाँ सदन अरे मतलब कैसी बातें कर रहे नहीं हो सकती, उस आदमी को वहां पे बोलने के लिए, मेरी बात खत्म सुनिए पूरी, उस आदमी को वहां पे बोलने के लिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने के कारण 2 लोगों को सदन से निकाल दिया जाता है। बहाना जो भी चुना जाए, लेकिन निकाला गया उसी कारण से। क्या कोई मॉनिटर की क्लास चल रही है क्या कि बच्चे ऐसे हल्ला मचा रहे, सड़क जाके कमरे के बाहर खड़े हो जाओ, हेडमास्टर बताएंगे कि क्या करना है तुम्हारा, फिर हेडमास्टर कहते हैं कि इतने सेशन के लिए आप निलंबित हो गए हैं। आप एक बात बताइए, जब चर्चा होती है, तो उसकी चर्चा में जवाब दीजिए ना। आप चर्चा में जवाब नहीं देना चाहते, वाले बच्चे नहीं है, हंगामा करना मकसद है। करें, हंगामा करना आपका मकसद है। आप हंगामा ही करते, निपटा देते हैं, जनता की समस्याओं को पीछे कर देते हैं, और इसीलिए लगातार जनता आपको पीछे कर रही है, अब बीजेपी को आगे कर रही है। मैं आप बोल रहे हैं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, सभी लोग बात पूरी करने दीजिए। आपने देखा अनीता जी उनको बोलने दीजिए, फिर मैं जाऊंगा बाकी मेहमानों के पास। अनीता जी बोलने दीजिए, बोलिए रोहन। देवेंद्र भैया जी, तो आप गुजरात मॉडल का राष्ट्रीयकरण है। गुजरात के बारे में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स छपे हैं, लिखा गया है कि उनके नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में गुजरात का सदन कैसे ऑपरेट होता था। आप गूगल करिएगा, आज जो हो रहा है ये पहले हो चुका है, बस उसकी स्केल बड़ी करी गई है। एक खास व्यवस्था लागू करी जा रही है, और हम और आप बहुत ही जल्द, अगर जिस तरह से चीजें चल रही है, मतलब ये लड़ाई कितनी बड़ी है, कितना इसका मकसद कितना बड़ा है, क्यों इसलिए 28 दल इकट्ठा हुए हैं, और कैसे ऐसा होगा कि जंगल का नियम लागू होगा कि एक बहती लकड़ी पे सारे जानवर एक साथ बैठ जाते हैं। उसी तरह से ऐसा व्यवस्था भी होती है कि जब लगता है कि अब अस्तित्व की बात है, तो हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है जब साइंटिफिक तौर पर भी है कि शरीर में कुछ खास तरह के क्या कहते हैं हार्मोन्स और दूसरी चीजें रिलीज होती है, जिसमें आदमी आप कुछ सेकंड होते हैं जो बहुत तेज दौड़ लेता है या कुछ और भी। इसका मतलब जो आप लोगों का गठबंधन है वो मोदी से डर के और मजबूत हो रहा है। मुझे लगता है एडेसिव बड़ा मजबूत लग गया है इसके लिए। एडेसिव मजबूत नहीं लग गया है, ये की बात है भैया। अस्तित्व से बड़ा महत्वपूर्ण क्या चीज है? आखिर में देखिए, ये लोग चुनाव लड़ने का क्या ही इनका तो लाभार्थी, एक लाभार्थी के अलावा हिंदी स्लिंग है, उसकी एक खास इम्पैक्ट है, डेटा है, आंकड़े हैं, TSDS का सर्वे है, लोगों को पढ़ना चाहिए समय निकाल के। उसमें बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स लोगों ने लिखे, पढ़िए। एक पूरा ट्रेंड है, शिफ्ट है, जहां पर इनके लोगों को 70% वोट मिलेंगे। एक कुछ खास इलाके जहां 50% तक वोट मिलेंगे, क्योंकि जीत ही नहीं सकता पार्ट पोल सिस्टम में। लेकिन बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पे मैक्सिमम 20% 25% शायद पहुंच पाएंगे, या 20% तक का रहेगा। मतलब एक खास तरीके से एरिया में सीमित होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में भी बाहर हो गई है। जो महाराष्ट्र में जो लोग काम करते हो उनको पता होगा, मुंबई के खास बेल्ट में उनके पास पैसे खर्च करके कर रहे होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के गांवों से भाजपा दूर होती जा रही है। और भी देश के दक्षिण भारत में अभी कह रहे हैं पूरे देश से भाजपा दूर हो रही हो, आप हारते जा रहे हैं। भैया कैसे दूर हो रही भाजपा, कैसे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? मैं खैर ये आपका विषय है, मैं आलोक भदौरिया जी के पास फिर आ रहा हूं। भदौरिया जी, आज जो इंडिया वाली गठबंधन की भी चर्चा कर रहे थे, बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। हालांकि बैठक से पहले बहुत सारे दलों ने, जेडीयू के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय महासचिव त्यागी ने भी कहा कि भाई 1 साल लेट कर दिया, कांग्रेस की वजह से 1 साल लेट हो गया। हम उस तरीके से एग्रेसिव, नरेंद्र मोदी की पार्टी जिस तरीके से बूथों तक में तैयार है, वो पार्टी इतना मजबूती से चुनाव लड़ती है, और हम अभी 1 साल से बात ही कर रहे हैं, बात भी ढंग से नहीं कर पाए। इसी तरीके से शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना में आक्रमण किया कि भाई अब चेहरा ही नहीं तय हो पा रहा, संयोजक कौन, और दावेदारी की उद्धव बाला साहब ठाकरे ने। इन सबके बीच जो बैठक 3 घंटे तक चली दिल्ली के अशोका होटल में, उसके बाद जो खबर अंदर से निकल कर आई, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन बाद में खड़गे साहब ने उसको काउंटर कर दिया। ये कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया, और केजरीवाल और कुछ नेताओं ने उस प्रस्ताव का
प्रबल तरीके से, पुरजोर तरीके से समर्थन किया। हालांकि खड़गे साहब बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनसे एक ही सवाल उन्होंने लिया, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं पहले हम एमपी जिता लें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर पीएम की बात करेंगे, हमारे यहाँ बाद में तय होगा। इसे अगर खड़गे वर्सेस मोदी होता है 2024 में तो किस तरीके का राजनीतिक परिदृश्य आप देख रहे हैं आलोक जी? देखिए, इसमें दो चीजें हैं जिसका जवाब, एक पहला तो ये है कि खड़गे साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। पहली बात तो आप पहले जीत के तो आए, आप अपने नेता तो तब चुनेंगे ना जब आप 272 के आसपास भी होंगे, 270 भी होंगे, 260 भी होंगे। अगर केजरीवाल जी अगर पंजाब में सारी सीटें लड़ते हैं और दिल्ली में सारी सीटें लड़ते हैं और किसी का भी कोई एकोमोडेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इससे भविष्य समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो समर्थन की जो खबरें हैं ये केवल सांकेतिक है, इनका कोई बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है। असली तो होगा जब पोस्ट इलेक्शन होगा, जब पोस्ट वोटिंग। नहीं आलोक जी, बीजेपी चेहरा पूछती ना बार बार कि मोदी के सामने कौन, तो उसके लिए जो खड़गे का चेहरा आगे किया जा रहा है, क्या इससे चुनाव एक अलग एंगल पे जाएगा क्या? ये बीजेपी तो चाहती है कि मोदी के वर्सेस एंगल पे जाए, वो तो हमेशा से चाहती है। लेकिन सवाल है कि क्या आप ये मुद्दा विपक्ष इसको लाएगा कि संसदीय लोकतंत्र का क्या मतलब होता है कि जब संसद में जब आप चुने जाए तभी तो हो ना। नहीं तो ये पता चला कि ये कौन सा लोकतंत्र है कि जब एक पता चला उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हाथ में पर्ची लेकर के जयपुर जाते हैं, ये कौन सा लोकतंत्र हुआ? ये तो मुझे कोई लोकतंत्र समझ में आया नहीं। तो सवाल यह है कि आपको इम्पोर्टेंट चीज है जो उन्होंने कहा कि जीते कैसे, ये है। पीएम पर फैसला तो बाद में हो जाएगा, जब सीट ही नहीं अभी आएंगे तो करेंगे क्या, पहला। दूसरी बात यह है कि ये लड़ाई किसी भी स्थिति में मोदी वर्सेस नहीं होनी चाहिए, ये केवल लोकतंत्र की होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि लोकतांत्रिक होना आपके डीएनए में है तो बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र होना जरूरी नहीं है, बस पेंगोल स्थापित हो गया है, अब राजतंत्र चलेगा, हमारा मन करेगा हम सस्पेंड कर देंगे। भाई आप क्यों सस्पेंड कर रहे हैं? आपने सदन की कार्रवाई क्यों नहीं एक घंटे के लिए स्थगित करी? क्यों नहीं 2 दिन के शाम तक स्थगित करी? क्यों नहीं 2 दिन के लिए स्थगित करी? और क्या तुक है कि आप पूरे सत्र के लिए आप करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आप दूसरों से तो आप कर रहे हैं कि आपकी कोई माहौल ना बनाए। और आप क्या करते हैं? आपने किसान का आंदोलन, जो किसानों वाले जो बिल थे, आपने कैसे पास कराए? आपने ध्वनि मत से पास कराए, जबकि संसदीय लोकतंत्र और संसदीय परंपराएं क्या कहती हैं? संसदीय परंपराएं कहती हैं कि इन 542 में से अगर एक सांसद भी अगर मत विभाजन की मांग करता है तो वो मत विभाजन किया जाना चाहिए। ये है, ये नहीं कि सारी पार्टी मांग करे, एक सांसद भी अगर करता है। तो आपने तो कुछ भी नहीं किया। संसदीय परंपराओं का तो कोई मतलब है नहीं। अगर आप संसदीय परंपराओं का अगर वो चाहते हैं तो मैं इस पर नहीं जाना चाहता, अब मैं आपकी इंडिया अलायंस पर जाना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है। अब ये कौन संयोजक बनेगा, ये बहुत साधारण चीज है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि संयोजक, मेरा मानना है कि अगर नीतीश जी को बना दिया जाए, अखिलेश को बना दिया जाए, ममता बनर्जी को बना दिया जाए, सबसे बड़ा सवाल ये है, सीटों के तालमेल से भी बड़ा सवाल है कि वोट ट्रांसफर कैसे किए जाएंगे। राजनीति में 2+2 4 नहीं होता, एक मोमेंटम पकड़ना होता है। अगर मोमेंटम पकड़ेंगे तो ये 2+2 4 हो जाएगा। अगर मोमेंटम नहीं पकड़ेंगे और इनऑर्गेनिक अगर आप अलायंस करेंगे तो 2+2 4 होना तो बहुत दूर है, ये 2 से भी आप नीचे उतर आएंगे। और जहां तक बात है कि वेलफेयर स्कीम की, अब वेलफेयर स्कीम की अगर आप बात करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें सुनने में आ रही है कि वो 5 साल तक वो कर दिया गया, अब ये बजट आने वाला है, बजट में भी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाएंगी। आप याद करिए पिछले जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो अंतरिम बजट पेश किया जाता है, उसी समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भी घोषणा हुई थी। इनकम टैक्स की लिमिट भी बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई थी। आप कह रहे हैं कि फिर कुछ कर दिया गया। मेरा मानना है कि वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में आप इलेक्टेड डेमोक्रेसी नहीं है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होगा। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में डिस्कशन होता है। अगर आप डिस्कशन को खत्म कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होगी। आप इलेक्टेड डेमोक्रेसी है। इलेक्टेड डेमोक्रेसी ऐसे एक ऑथोरिटेरियन स्टेट आती है, और ऑथोरिटेरियन स्टेट मतलब एक अधिनायकवाद की तरफ मुड़ते हैं, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आज आपको लगता है कि किसी पड़ोस के या किसी दूसरे नेता के ऊपर कार्रवाई होगी, कल वो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, तब आप क्या करेंगे? इसलिए विपक्ष के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं खड़गे की बात से सहमत हूँ। पहले वो नंबर तो ले आइए। आप अगर मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं तो इतना नंबर ले आइए, पश्चिम बंगाल में लड़ रहे हैं और ये अखिलेश बाबू भी हैं, अगर उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं तो कम से कम 40 सीटें तो ले आइए, फिर बात करिए कि हम कौन बनेगा और किसको समर्थन दें। बिल्कुल ठीक है। अनीता जी, फर्ज कीजिए कि अगर खड़गे वर्सेस मोदी होता है तो क्या
आप मानती हैं कुछ चुनौती आपको मिलेगी कि आप बिल्कुल 400 पार अब की बार? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये लोकतंत्र है और जनता जो जनता को भरोसा है मोदी जी पे भरोसा। अभी आप देखिए 3 प्रदेशों में भी दिखाया गया है, वहां पे भी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री हमने घोषणा कर दी थी उसके चेहरे पे हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता को मोदी जी के पे भरोसा है, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है या बीजेपी सरकार ने जो भी किया है वो आप समझ लीजिए पूरी तरीके से नीचे तक लागू हुआ है। चाहे वो आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे जनता की, और इतने बड़े कोरोना को इतने आसानी से उसको हल किया गया, उसका निराकरण किया गया, जिससे कि उन्होंने फ्री वैक्सीन दी, सब कुछ किया। और यहाँ तक कि इन्होंने तो डॉक्टरों पे भी ठीक बात है। इन्होंने तो आप अनीता जी ये मान रही है कि भाई मोदी की गारंटी के आगे अब कुछ चलना नहीं है इस देश में? है कि कौन हमारा कार्य अच्छे से कर सकते। जनता को भरोसा मोदी जी पे है और मोदी जी को जनता पे भरोसा है, दोनों एक दूसरे को। और तो विपक्ष की भी जरूरत क्या है? नहीं, ये लोग स्वयं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 आवर 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं। जब ये खुद इस चीज को कहते हैं, जब हम जनता के बीच में रहते हैं, आपका कोई भी व्यक्ति जनता के बीच में दिखता नहीं है, ना कांग्रेस का ना समाजवादी का, केवल चुनाव के समय आते। कोई आपके आज भी देखो इनका क्या मुद्दा है, भाजपा को हराओ, मोदी को हराओ। इनका मुद्दा जनता के लिए नहीं है, इनका मुद्दा केवल एक है कि बीजेपी को हराओ, मोदी को। ठीक है अनीता जी, अब मैं अवधेश जी को, चूंकि मेरे पास बस 1 मिनट है, मैं अवधेश जी को चर्चा में पुनः शामिल करता हूं। अवधेश जी, आलोक जी कह रहे हैं कि खड़गे जी ने ठीक कहा कि भाई MP आ जाए तब हम PM चुन लेंगे, लेकिन अभी सवाल फिर उठेगा ना कि मोदी के सामने कौन नेता कौन है भाई आपका? वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उन्होंने सदन में भी कहा 10 अगस्त को कि भाई एक अकेला मोदी सब पर भारी है। और अभी बीजेपी सवाल पूछेगी ना, प्रधानमंत्री खुद सवाल पूछेंगे कि भाई कौन मोदी के सामने आखिर नेता कौन? तो वो चेहरा क्या खड़गे के रूप में देने से कुछ लाभ मिलने वाला है, या फिर जो खड़गे जी कह रहे हैं कि भाई बाद में हम तय कर लेंगे? मैं आपके इस सवाल में एक ऐड करना चाहता हूं। अभी हम केवल 3 दिसंबर की हम बातें कर रहे हैं। 3 दिसंबर से पहले एक चुनाव हुआ था कर्नाटक, वहां भी मोदी जी थे। उससे पहले हुआ था हिमाचल, वहां भी मोदी जी थे। दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ था, वहां भी मोदी जी थे। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, वहां भी मोदी जी थे। खैर, अब बात करिए, आपका जो सवाल है उसका जवाब संबंधित होते हैं। भार्गव जी बहुत जल्दी में प्लीज। आलोक जी से बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन राज्यों में भाजपा हारी है वहां क्या मोदी जी चेहरा नहीं थे? रहा ये, जैसा कि अभी आपने पूछा कि खड़गे वर्सेस मोदी, तो सबसे बड़ी चीज तो विपक्षियों में ये है कि उनमें ही सही मंशा नहीं है कि वो एक हो जाएं। उनकी एकता ही खतरे में है। ये अच्छी तरह मालूम है केजरीवाल जी को भी और ममता बनर्जी को भी कि कांग्रेस में राहुल गांधी को माइनस करके क्या खड़गे को मान लेंगे? ये पासा क्यों फेंका गया? अभी हमने विधानसभा चुनाव में देखा, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कहा कि हमारा सेंट्रल पर अलायंस है और हमें यहाँ सीटें चाहिए जहां जहां हमारा वर्चस्व है। उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो विधानसभा के क्षेत्र मध्य प्रदेश के, वहां हमारा वर्चस्व है, हमें वहां की सीटें दे दीजिए। कमलनाथ ने क्या कहा? केंद्र के लिए आपका अलायंस है, स्टेट के लिए नहीं है। उनको सीटें नहीं दी। आखिर क्या हुआ कि उन्होंने ज्यादा सीटों पर अपनी कैंडिडेट खड़े कर दिए और वोटों का डिवाइडेशन हो गया, मत बट गए। अभी अनीता जी कह रही थी कि इनका एक मत है कि मोदी को हराओ, सब मिलकर के गठबंधन कर लो, मोदी को हराओ। अरे आप याद करिए वो दिन जब भाजपा नहीं थी, जनसंघ थी या जनता पार्टी थी, तो आप भी तो विपक्षी एकता करते थे कि कांग्रेस हटाओ। तब भी तो आपने गठबंधन किया था। 77 में जब वो शायद आपको याद होगा, नहीं इमरजेंसी का विरोध था, जो इमरजेंसी लगाया लागू की उसका विरोध था। उसमें सब एक हुए थे। इमरजेंसी में कैसे कैसे सब लोगों को अंदर किया गया था, आप शायद अच्छे से जानते होंगे। उस समय मैं खत्म करूंगा, चूंकि भार्गव जी को कंप्लीट करने दीजिए। भार्गव जी कंप्लीट करिए, मैं कार्यक्रम खत्म करने वाला हूं अब। बिल्कुल जी, आपको अच्छे से याद होगा। अगर आप मतलब मुझे लग रहा है कि आप जो आपने कांग्रेस हटाने की बात नहीं थी, इमरजेंसी के विरोध की बात थी, डिक्टेटरशिप के। अब की ऐसा कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है कि हाँ जी इमरजेंसी में सबको अंदर किया जा रहा है। कांग्रेस तो कह रही है उससे बुरी स्थिति है। उस समय के लिए क्या कांग्रेस तो कह रही है उससे बुरी स्थिति है। कम से कम जनता का विश्वास मोदी है, जनता का भरोसा मोदी है। ठीक है अनीता जी लगातार भार्गव जी को कंप्लीट कर दिए, बस मैं खत्म कर रहा हूं। भार्गव जी,
सकारात्मक आलोचना सुनने की आदत डालिए। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व तो राजनीतिक है। आलोचना जो सकारात्मक उसे सुनिए, उस पर उससे सुधार आएगा, उससे राजनीति आपकी और निखरेगी। मैं उसी इमरजेंसी की बात कर रहा हूं, उसका विरोध, इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए सिंहासन खाली करो कि जनता दौड़ी आती है, ये नारा था। आप उस समय यही कह रहे थे, इंदिरा जी ये कह रही थी उस समय, आपको याद दिलाता हूं कि देखिए देश की सुरक्षा खतरे में है, विपक्ष सेना को भड़का रहा है, विपक्ष युवाओं को भड़का रहा है, युद्ध होने का माहौल। तो आज देश में या संसद में कोई गृह युद्ध का मामला नहीं था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप 4-2 घंटे के लिए सदन स्थगित कर लेते, सर्वदलीय सांसदों को बुला करके बात कर लेते। आप कोई बिल ला रहे हैं, कोई प्रस्ताव पास कर, कल जैसे टेलीकॉम बिल आपने पास कर लिया, तो आप बिना विपक्ष की चर्चा के कोई बिल पास कर लेंगे, तो इससे लोकतंत्र की हत्या। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त मुझे इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं देता। बहुत शुक्रिया आलोक भदौरिया जी, अवधेश भार्गव जी, गोविंद वर्मा जी, अनीता अग्रवाल जी और रोहन सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों को जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नमस्कार।